कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान मुद्रा एवं साख पाठ का हम इस वीडियो में विस्तृत सारांश जानेंगे। तो इसको हम दो भागों में बताएंगे। भाग एक में मुद्रा मनी। तो मनी क्या है आप सभी लोग जानते हो, है ना। मुद्रा या मनी विनिमय का एक माध्यम होता है। मूल्य का संचय भी इससे करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला विनिमय का माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, एक वस्तु के बदले में आवश्यकता के अन्य वस्तु को प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियाँ थी, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। इस प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। दोहरे सहयोग का अभाव मतलब जो मैं देना चाहता हूँ वो लेना चाह रहा है कि नहीं सामने वाला, और जो मेरे को चाहिए वो उनके पास है कि नहीं, उसी को दोहरे सहयोग कहते हैं ना। दोनों पक्षों के एक दूसरे की वस्तु पर सहमत होना जरूरी था। मूल्य के मापन की कमी। यह तय करना मुश्किल था कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ विनिमय अनुपात क्या होगा। संचय की समस्या। कई वस्तुएं जैसे अनाज लंबे समय तक संरक्षित नहीं की जा सकती थी। कर सकते हैं कि अभी भी अगर धान हर साल कमाते रहेंगे और धान के रूप में ही रखेंगे जगह ही नहीं होगा ना, लेकिन उसको बेच करके मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। मुद्रा का समाधान। मुद्रा ने इन सभी समस्याओं का समाधान किया क्योंकि यह विनिमय के सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करती है। अब दूसरा मुद्रा के कार्य। विनिमय का माध्यम यह मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुएं बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। मूल्य का मापक। मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का एक सामान्य पैमाना प्रदान करती है। इससे वस्तुओं की कीमतों की तुलना करना आसान हो जाता है। स्थगित भुगतान का मापक। उधार लेन देन और भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का लेखा जोखा मुद्रा में ही रखा जाता है। अगला मूल्य का संचय। मुद्रा को स्टोर करके रखा जा सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए बचत के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है आधुनिक मुद्रा के प्रकार। आधुनिक मुद्रा के प्रकार। पहला वस्तु मुद्रा। इतिहास में सोना, चांदी, चमड़ा, मोती आदि वस्तुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। दूसरा धात्विक मुद्रा। सिक्कों के रूप में सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं के सिक्के चलन में आए। तीसरा कागजी मुद्रा। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का प्रचलन है। इनका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन इन्हें विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं क्योंकि कानून द्वारा इन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है। बैंक मुद्रा, इसको साख मुद्रा भी कह सकते हैं। आजकल चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के द्वारा बैंक जमा राशि का लेन देन किया जाता है। यह मुद्रा का ही एक आधुनिक रूप है। अब हम देखेंगे भाग 2 साख क्रेडिट। पहला साख का अर्थ। साख का अर्थ है उधार या कर्ज। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन, वस्तु या सेवा के बदले भविष्य में भुगतान की शर्त पर उपलब्ध कराता है तो उसे साख कहते हैं। साख में उधारदाता
ऋणदाता, उधारदाता मतलब ऋणदाता, ऋण देने वाला, और उधारकर्ता अर्थात ऋणी, जो ऋण प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? ऋणी कहते हैं, शामिल होते हैं। दूसरा, साख की शर्तें। साख देते समय ऋणदाता निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है। ठोस आय का स्रोत, उधारकर्ता के पास ऋण चुकाने के लिए नियमित आय का स्रोत होना चाहिए। संपत्ति की गारंटी, ऋण लेते समय उधारकर्ता को अपनी कोई संपत्ति जैसे जमीन, मकान बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, जिसे संपार्श्विक कहते हैं। तीसरा, साख के स्रोत। औपचारिक साख स्रोत ये संस्थागत स्रोत हैं जो सरकारी नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अनौपचारिक साख स्रोत ये गैर संस्थागत स्रोत हैं। इसमें साहूकार, व्यापारी, मित्र संबंधी, जमींदार, ये सब आता है। चौथा, औपचारिक एवं अनौपचारिक साख में अंतर। क्रमांक, औपचारिक साख, अनौपचारिक साख में अंतर। यह सरकार द्वारा नियमित होती है, औपचारिक साख ना, यह किसी नियम के अंतर्गत नहीं आती। दूसरा, इसमें ब्याज दर कम होती है। इसमें ब्याज दर, और इसमें क्या है, औपचारिक में ब्याज दर कम होती है और अनौपचारिक में ब्याज दर अधिक होती है। तीसरा, ऋण लेने के लिए संपार्श्विक जमानत आवश्यक है और इसमें संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती अनौपचारिक में। लेकिन कर्जदार का शोषण हो सकता है, मतलब ऊंचा ब्याज दर रहता है ना, जो साहूकार लोगों सीधे उधार से लेते हैं। चौथा उदाहरण, बैंक, सहकारी समितियां, और इसमें अनौपचारिक में उदाहरण है साहूकार, व्यापारी। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में साख। किसानों के लिए साख की आवश्यकता। फसल उगाने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि खरीदने हेतु पूंजी की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में साख की आवश्यकता व्यवसाय शुरू करने, उद्योग लगाने, मकान बनाने और वाहन खरीदने आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। छठवां, स्वयं सहायता समूह, SHG। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं को अनौपचारिक स्रोतों के शोषण से बचाने और सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है। समूह के सदस्य छोटी छोटी बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। बैंकें भी इन समूहों को ऋण उपलब्ध कराती है, जिसे सूक्ष्म ऋण कहते हैं। पाठ के मुख्य बिंदु। पहला, मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी कठिनाइयों को दूर किया है। दूसरा, साख या ऋण आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा, औपचारिक साख स्रोत जैसे बैंक, अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार की तुलना में अधिक न्याय संगत और विनियमित हैं। चौथा, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण कर्जदारों, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ भी आप लोग को हो गया।